अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज के साथ इस दुआ और उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करूँ कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और खुश खुरम है। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कल उन्होंने एक निजी चैनल पर, एक निजी टीवी पर एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू नशर होते ही जैसे कि हर तरफ तहलका सा मच गया। या तो खान साहब अपने होशो हवास में नहीं थे, या वो भूल चुके थे कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, या फिर वो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इक्तदार को पाने के लिए शायद वो पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, या पाकिस्तान की आवाम के बारे में, या पाकिस्तान की इमेज के बारे में सोचना भूल गए हैं। शायद कुर्सी की हवस, कुर्सी की भूख इतनी बढ़ चुकी है और शायद अब ये सवाल और उनके जहन के, उनके दिमाग के गिर्द गूंज रहा है कि मुझे आखिर क्यों निकाला गया। इक्तदार में आने के लिए आपने अपने बयानात मुसलसल तब्दील किए, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अमन के खिलाफ जाकर आप बातें करने लगे। खान साहब, आपने जो 3 साल आपकी हुकूमत की, आपकी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी रही, जो परफॉर्मेंस रही, मेरा सवाल यह है कि आप उस पर बात क्यों नहीं करते? आपकी टीम, आपके जो रहनुमा, आपके जो लोग हैं, वो पीटीआई की कारकर्दगी पर बात क्यों नहीं करते हैं? साथ ही साथ जनाब तहरीक अदम एतमाद आई, उसके नतीजे में आपको आपकी कुर्सी से आपको हटाया गया। उसके बाद आप एक खत का तस्करा करते हैं, आप फिर अपने कत्ल का तस्करा करते हैं, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस की बात बहरहाल नहीं करते हैं। आपने अब जो कल रात अपना इंटरव्यू दिया वो एक सवालिया निशान है। आज से पहले मुल्क के किसी भी सियासतदान ने इस तरह के बयानात नहीं दिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हो, जिन्होंने 11 साल की जेल भी काटी, लेकिन मुल्क के मुफाद के खिलाफ या मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट अगर कोई चीज जाती तो कभी उस हवाले से बात नहीं की गई। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट, सहाफी, तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब। सभी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। कल रात आपने इंटरव्यू लिया खान साहब का, किस तरह की गुफ्तगू की गई खान साहब की जानिब से? कभी वो बात करते हैं कि पाकिस्तान के 3 धड़े हो जाएंगे, ऐसा जुमला या ऐसा बयान या ऐसी बात तो कोई शायद दुश्मन भी नहीं करता अपने मुल्क के लिए, जो खान साहब ने कह दी। क्या उन्होंने पूरे होशो-हवास में ये बात बोली? नबिया, वो इंटरव्यू खुद देखा है? जी बिल्कुल देखा। मेरा आपसे सवाल ये है। जी सर, मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, मैंने सुबह भी देखे, मेरे फोन में भी मौजूद है। कहाँ आपने ये बात देखी कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के 3 हिस्से होने जा रहे हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 हिस्से होने जा रहे हैं। बैठी पिछले 15 मिनट से यहाँ पर चीजों को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, आप हकायक को तोड़ मोड़ रही हैं। आप बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा, मैंने वो इंटरव्यू किया, मैंने वो सवाल किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को क्या मंसूबा है। यानी उन्होंने तो जब आप पाकिस्तान के दुश्मनों को आप बार बार वो बात करेंगे, हो गई है जद सहाफत। आपने इतनी लंबी तकरीर की, मैं बेट लगाता हूँ आपने इंटरव्यू वो देखा ही नहीं है। अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होता तो ये तो उसमें बात ही नहीं है कि पाकिस्तान, इमरान खान कह रहा है कि 3 हिस्से हो जाएंगे। वो इमरान खान तो ये कह रहा है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट बाज ना आई, अगर जो लोगों इंतखाबात के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करने का मौका नहीं दिया, तो फिर दुश्मन को वार करने का मौका मिलेगा। और दुश्मन का मंसूबा क्या है? पर आपको कमजोर करें ताकि आप बैंकरप्ट हो, जब उनके पास पैसा लेने के लिए जाए तो वो आपके साथ आपको ब्लैकमेल करें आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। और अगर डिफेंस और अगर आपकी इकोनॉमी कमजोर है तो सबसे बड़ा कट डिफेंस पर लगेगा। अगर खुदा ना खास्ता फौज कमजोर हुई तो फिर उसका नतीजा क्या हो सकता है कि उनका ये मंसूबा है। तो पाकिस्तान की कौम को वार्न कर रहे हैं और आप ये कह रही हैं यहाँ पर पूरा मीडिया भाई इसलिए कि इश्तिहार मिलेगा के और पता नहीं क्या क्या। सर मेरा ये सवाल है कि कौमी सतह का लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर दुश्मन के मंसूबे हैं तो हम अपनी जबान से क्यों निकालें कि हम दुश्मन को? बता रहे हैं, बताएगा नहीं कौम को कि अपने आप को तैयार करो, बताएगा नहीं कौम को इससे पहले मशरकी पाकिस्तान का सानिया, बताएगा नहीं कि ये जो इस वक्त हमले हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। वो वो कोई इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई शरीफ साहब। तो सर परफॉर्मेंस की बात क्यों नहीं करते? खान साहब अपने 3 साल 3.5 साल कारकर्दगी की बात नहीं करते, खत की बात बीच में ले आते हैं, साजिशों की बात बीच में। 3 साल कारकर्दगी भागते क्यों है, डरते क्यों है? आप कहें ना कि इतने तारीफ के बड़े जलसे हुए, पाकिस्तानी कौम इंतखाबात चाहती है, आप कहें ना कि ये कौम चाहती है। आप किसकी बोली बोल रहे हैं? दुश्मन की बोली तो वो लोग बोल रहे हैं जो इमरान के बयान को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं।
लीडरशिप को आवाम से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज वो कहते हैं ना, चांद पर थूकना अपने मुंह पर थूकना होता है। ये जो सारी बातें चैनल कर रहे हैं, कल रात से झूठ बोल रहे हैं। मैंने इंटरव्यू किया है, आप सारा इंटरव्यू सुने, उसमें ये बात नहीं है। इमरान खान किसी तरह से भी उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को ये होना चाहिए। टेलिंग द पब्लिक कि ये हो जाएगा, दुश्मन ये मंसूबा। समी साहब, दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो देखें ना। देखें, जो बात गलत होती है, मेरे ख्याल से कि हमें उस बात को ऑन करना चाहिए। आप समझते हैं कि ये जुमला ठीक था? कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो, इन सियासतदानों से तो अच्छा है कि एटम बम गिर जाए। आप समझते हैं कि ये सियासी लीडर भी नहीं बल्कि एक पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, तो बाकी लोग जो है क्या वो इस मुल्क का भला नहीं चाहते हैं? इमरान खान ने यह कहा है कि इस पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मैं अपनी कौम को रुकने नहीं दूंगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के अमेरिका के टट्टू जो हैं, ये अगर अवाम इनका हक हुक्मरानी है, इनका कोई हक नहीं है और करवाएं, ये कह रहा है इमरान खान। और अगर परफॉर्मेंस बुरी है, वो अनपॉपुलर है। चले सर मैं परफॉर्मेंस की भी नहीं बात करती। सर मैं परफॉर्मेंस की भी नहीं बात करती। आप मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप बहुत सीनियर सहाफी हैं इस मुल्क के। लेकिन जो ये बात है जो खान साहब ने कल बोली कि कौम जो है वो जहाद, अरे जहाद का हो गया? जहाद किसके खिलाफ करना है? कौम को, अवाम को क्यों डिवाइड करना चाह रहे हैं खान साहब? मेरा ये सवाल है। लोगों में बहुत इश्तियाल है, क्या हम ये डिवाइड करना चाहते हैं अपने लोगों को? डिवाइड नहीं करना चाहते, इसीलिए तो वापस चलेगा कि डिवाइड नहीं करना चाहते। वो जहाद उन लोगों के खिलाफ करना चाहते हैं जो हिंदुस्तान का हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी इज्जत अमेरिका के हाथ बेच दी, जिन्होंने कश्मीर पर सौदा कर लिया, जो इस्राइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं इमरान, और इस पे तकलीफ है। इस पर वो सारे सर सुपर पावर से तो टक्कर नहीं ले सकता ना पाकिस्तान। तो देखे ना, एक डेवलपिंग कंट्री है, कैसे टक्कर लेगा? कैसे खिते में सरवाइव करेगा? अभी तो हम अब पहुंचे नहीं, उस जगह तक पहुंचे नहीं, तो कैसे हम ललकार सकते हैं दुनिया की जो सुपर पावर है उसको? सहर कामरान साहिबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सहर साहिबा, समी साहब जरा एक क्लिप में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप पहले वो सुनिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। जी सहर साहिबा, इंटरव्यू दिया, खान साहब ने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। कभी कहते हैं इन सियासतदानों को हटाओ, नहीं तो पाकिस्तान पर वरना एटम बम गिरा दो, इससे अच्छा। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही है खान साहब की जानिब से? सबसे पहले तो मैं जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है इसकी मजम्मत करती हूँ, और जो तशरीह करने की कोशिश कर रहे थे समी इब्राहिम साहब, मुझे उस पर भी बहुत अफसोस है। देखिए, इमरान खान साहब की जो बयानात हैं वो सुन के कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर मैं बताऊं कि पेशावर के जलसे के अंदर जब उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे महफूज नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों को इक़्तिदार देने से बेहतर था कि जो है पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दिया जाए। इमरान खान साहब, किसी ने हमें प्लेट में इक़्तिदार रख के नहीं दिया। एक आईनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद आपके ऊपर आई। आपको करना तो ये चाहिए था कि आप जायजा लेते कि आपकी क्या गलतियां और खामियां थी। वही गलतियां और खामियां जिनका आज आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुल्क को कमजोर करती हैं। यानी आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, आपने खारजा ताल्लुकात को तबाह कर दिया, आपने गवर्नेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, आपने टॉक्सिक पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिवाइड आपने पैदा कर दी। आपने बिल्कुल सही पहले कहा था नबिया। देखिए, बात यह है कि बहुत सारे सियासी लीडर्स हैं जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने कड़ा वक्त बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि मेरा ताल्लुक उस पार्टी से है जहां शहीद बीबी की शहादत के बाद भी साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। इमरान खान साहब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उनके कल्ट फॉलोअर्स उसको किस तरीके से ले रहे हैं?
देखिए बात यह है, जब आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों की बात करते हैं, जब आप पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर और तबाह करने की बात करते हैं, जब आप पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करते हैं, तो यकीन करें कि ना इसको पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मार्जिन दे सकती हूँ कि आपकी ज़हनी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, आपको इलाज की जरूरत है। आप फौरी तौर पर किसी जो है वो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें और ये देखना चाहिए कि इमरान खान साहब जिस किस्म का इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये कहाँ पे लिखा है कि इक़्तिदार इमरान खान साहब के पास हो, वरना वो सिर्फ इंतशार फैलाएंगे। यानी आप इसलिए नहीं वापस गए कि आपको ये खदशा था कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम हो जाए, आप इसलिए वापस गए कि आपका नैरेटिव नाकाम हो गया, आपके अपने लोग आपके उस नैरेटिव के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। और इमरान खान साहब अब जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, ये किसका बयानिया पेश कर रहे हैं? ये डीन्यूक्लियराइजेशन, ये जो है अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना, ये जो सारा दिन पीटीआई के ट्रोल्स जिनकी वो कल मीटिंग्स भी कर रहे थे, उनको बिठा उनके जरिए जो है हमले करना अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर, पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर हमले करना, रियासत के ऊपर हमले करना और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात करना। इमरान खान साहब ये ट्रोल्स के जरिए आप पाकिस्तान को जो मर्जी नुकसान पहुंचाने का सोचा। साहब आपके जाने में बढ़ूंगी, आपके जाने में समी साहब मौजूद है हमारे साथ। समी साहब, हेलो समी इब्राहिम साहब, ठीक है। सहर कामरान साहिबा आपकी जाने भी बढ़ूंगी। अच्छा, ये मुल्की सलामती के खिलाफ जो खान साहब बयान दे रहे हैं, कल उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि इट वॉज एक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हुकूमत हर्डल्स क्रिएट करेगी, इस तरह का तशद्दुद किया जाएगा। माय क्वेश्चन इज कि आपको मालूम था अगर हुकूमत ये सब करेगी, फिर भी आप अवाम को धकेल रहे हैं, फिर आप जहाद की बातें कर रहे हैं। क्या अपने ही लोगों के खिलाफ जहाद करेंगे? क्या अपने ही लोगों को मरवाएंगे? देखिए जहाद क्या है, यानी इमरान खान साहब को इक़्तिदार के लिए जहाद, तो इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के लिए जहाद करनी है तो अपने बेटों को लेकर आए ना पाकिस्तान, अपने बच्चों को लेकर आए, आपकी बेगम आपके साथ हो, हम देखें कि आपकी फैमिली सबसे पहले हो। आप जो कॉल दे रहे हैं अवाम पाकिस्तान को, आप पहले अपनी फैमिली को लेकर आए, हम देखें ना कौन सी जहाद करते हैं और किसके खिलाफ आप जहाद करते हैं। यानी ये अगर आज इमरान खान साहब की बातों को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर वो तमाम पाकिस्तान दुश्मन जो पाकिस्तान के ऊपर फटते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो पाकिस्तान की जो अवाम है उन पे हमले करते हैं, पाकिस्तान के बच्चों पे हमला करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं, क्या हम उनको भी जवाब दे रहे हैं? देखिए इमरान खान साहब का बयानिया इंतहाई खतरनाक है। इमरान खान साहब इक़्तिदार के नशे में इस हद तक जा चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा या उनको बहुत ज्यादा समझ आ रहा है। देखिए मैं इसको इतना लाइटली नहीं ले सकती। मैं कहूंगी कि एक शख्स वजीर आजम के मनसब पे फाइज रहा, उसको ये नहीं पता कि मैं किस किस्म की बातें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि समझती है कि ये अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की बातें हो रही हैं, कहीं पर मजहब टच देने की बात होती है, कहीं पर जहाद की बात होती है। अवाम और जो लोग हैं वो तो बिल्कुल तकसीम हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। यही तो इमरान खान साहब का एजेंडा था, यही तो एजेंडा था इमरान खान साहब का। उन्होंने पहले दिन से यही तो किया है। मुझे बताएं कि एक शख्स इक़्तिदार में आए और कौमी यकजहती पैदा ना कर सके। अभी समी इब्राहिम साहब कश्मीर की बात कर रहे थे, मुझे बताएं जब कश्मीर का इशू हुआ तो इमरान खान साहब ने कौन सी कौमी यकजहती पैदा की? उन्होंने कहा कि मैं अकेला जुम्मा खड़ा होऊंगा। अभी जो वो पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में चिट्ठियां भिजवा रहे हैं, जो मुजाहरे करवा रहे हैं, उन्हें कश्मीर पे तो नहीं किए, उन्होंने ऐसी कोई लॉबिंग नहीं की। देखिए इमरान खान साहब की सोच के अंदर जो फितना है ना वो सामने खुलकर आ गया है। और मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने ये बयान देख के पाकिस्तानी कौम, तकसीम होती भी कौम को यकजा कर दिया। अब उनके साथियों को भी सोचना होगा कि वो इमरान खान साहब के इस खतरनाक बयानिए के साथ खड़े हैं या वफाक के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब के केपी के जो है वजीर आला कहते हैं कि वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो अजीब किस्म की जो है वो धमकी अमेज बातें करते हैं, ये रिजेक्ट करेंगे पाकिस्तान के अवाम। सार साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया न्यू पाकिस्तान को। और जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अमीन पहुंचते हैं और जो पहला लफ्ज बोलते हैं वो कहते हैं इकरा, यानी कि पढ़।
यानी कि खुदा अपने नबी को भी सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ने का हुक्म दे रहा है, और वो नबी सीख रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे, अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहे। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और कहा है कि अपनी अकल इस्तेमाल करो। पाकिस्तानी कौम को, अवाम को यहां पर चाहिए कि हम लोग अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करें, अपनी अकल का इस्तेमाल करें, कोई भी ऐसी चीज हरगिज ना करें जो पाकिस्तान के मुफाद में ना हो, जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात जाए। खान साहब कभी पाकिस्तान तोड़ने की बातें करते हैं, कभी एटमी बम के हवाले से बातें करते हैं, और जो उनके बयानात हैं शायद उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और इसका नतीजा कितना खतरनाक या खौफनाक हो सकता है। मेरे ख्याल से हम सबको सोचने की जरूरत है, हमारे सियासी रहनुमाओं को सोचने की जरूरत है इस वक्त। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे एक अहम मुलाकात की, एक अहम दौरे की। जनाब तुर्की के दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात हुई है। बहुत ही अहम मुलाकात हुई है और 7 मुआहिदों की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हामिद मशरकी साहब। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म साहब का दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है तुर्की का जब पाकिस्तान मुआशी बहरान से भी गुजरा है। किस तरीके से देखते हैं आप इस अहम दौरे को? थैंक यू वेरी मच नबीहा। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है और वाकई टाइमिंग इसकी बड़ी क्रूशियल है पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन के अंदर भी, और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान को इस वक्त खुसूसन मुस्लिम ममालिक तुर्की और ईरान और सऊदी अरेबिया और यूएई, इन बड़े ममालिक की पाकिस्तान को बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है इकनॉमिकली। आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, और उस हवाले से ये दौरा, और फिर इस दौरे में जिस तरह के एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन हुए हैं, तजारती तौर पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं एनर्जी के हवाले से और दूसरे हवाले से, ये बहुत कामयाब दौरा है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की की जो दोस्ती है वो ये बात हमें बार बार याद दहानी कराती है कि ये दोस्ती हुकूमतों से या उनसे बहुत आगे है, उनसे मुबर्रा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई है और उससे कोई फर्क पड़े, बल्कि ये कि पाकिस्तान तुर्की की जो दोस्ती है वो एक दहाइयों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के क़याम से पहले से तुर्की के साथ इस खित्ते की एक वाबस्तगी है। और मैं ये आपको बताता चलूं कि तैयब उर्दगान जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मामलात के ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं और पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए पाकिस्तान को बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या यूरोपीय यूनियन हो या कहीं पर भी हो। तैयब उर्दगान पाकिस्तान के मौक़िफ़ के और पाकिस्तान के मामलात के बहुत बड़े हमायती हैं। हामिद साहब, कश्मीर की मौक़िफ़ की भी हिमायत करते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर ने कश्मीर का भी जिक्र किया। मेरे ख्याल से इस बात पर तज़किरा होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत अहम बात है ये। देखें, बात ये कि पाकिस्तान को तो पहले ही इस बात की बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान अकेला कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है, और इस सूरत हाल के अंदर तैयब उर्दगान की तरफ से इतना वाज़ेह अल्फाज में कश्मीर के मसले का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर देना, कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ देना, कश्मीर को एक उसी तरह डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहना जिस तरह पाकिस्तान कहता है, ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अल्फाज को एक और आवाज मिल गई है। और इससे मैं इंडियन जो चैनल्स हैं और जो इंडियन मीडिया है, मैं फिर वही कहूंगा कि उनको बड़ी आग लगी हुई है कि जी तो तैयब उर्दगान क्यों बोलते हैं, और ये वो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो OIC हो। हमने देखा कि तुर्की और खुसूसन तैयब उर्दगान कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और पाकिस्तान को इस मामले को आलमी सतह पर उठाने में बहुत मदद मिलती है जब तुर्की जैसा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता है, बल्कि उसमें इंडिया पर दबाव भी बढ़ाता है। हामिद साहब, वज़ीर आज़म ने इससे पहले खिताब करते हुए कहा था कि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात के बावजूद बाहमी तिजारत 1.1 अरब है और इस कोशिशों के जरिए इसको $5 अरब तक लाया जा सकता है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, राय रखेंगे?
नबिया देखें, पाकिस्तान और तुर्की की जो तिजारत है, मैं रिसर्च एक पढ़ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बहुत सारे जो शोबे हैं उनको अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। उसके अंदर पाकिस्तान तुर्की के माबैन टेक्सटाइल का शोबा है, पाकिस्तान तुर्की के दरमियान लाइव फूड जो सी फूड स्टॉक है उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। उसके बाद एनर्जी के अंदर तुर्की जो है वो पाकिस्तान की बहुत हेल्प कर सकता है। ट्रांसपोर्ट के शोबे पे तुर्की बहुत पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। तो इससे कोई इनकार नहीं कि ये 4-5 अरब डॉलर का पोटेंशियल रखने वाला हमारा आपस का ताल्लुकात हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से माजी में यूज नहीं किया गया। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान तुर्की और इस जैसे जो और बड़े इस्लामी ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इनके साथ तजारती हुजम बढ़ाए, जिसको आप कहते हैं ना ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद इकोनॉमिकल मुश्किलात से भी बाहर आ जाएगा और इकोनॉमिकली बहुत बेहतर होगा। और आप ये देखिएगा कि अगर ये 6-7 जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, अब इनमें जैसे ही पेशरफ्त होगी तो पाकिस्तान दूसरे मुसलमान ममालिक को भी इसमें साथ मिला सकेगा और खुद पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इससे बहुत फायदा होगा। जरूरत इस अमर की है कि इनकी कंटिन्यूटी रखी जाए और उस कंटिन्यूटी के लिए आपने देखा होगा कि तुर्क सदर ने भी सितंबर में पाकिस्तान आने का वादा किया है। अब ये कंटिन्यूटी हुकूमतों को मेंटेन रखनी होती है, वजारत खारजा को मेंटेन रखनी होती है कि जी तक पता हो कि आपके पास एजेंडा क्या है, आपने इन 3-4 महीनों में उनके साथ जो मुआहिदे किए उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, उनके प्रोग्रेस हवाले से तेजी से आगे बढ़ा जाए। सर आपसे ये भी मैं पूछना चाहूंगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा हुकूमत ये बात करती है, बिजनेस फोरम पर जब बात की गई बयान सामने आया कि जो पिछली हुकूमत थी, गुज़श्ता हुकूमत थी, खान साहब की हुकूमत थी, तो जो तुर्की बिजनेसमैन थे उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया या अच्छे ताल्लुकात नहीं कायम किए गए। तो कितनी नॉन सीरियस बात है ये और इसका नुकसान भी हो सकता है? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि देखिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमें नहीं चाहिए कि हम पिछली या कोई भी माजी की बातों को कुरेद कर मसाइल को बढ़ाएं। उससे बहुत बेहतर है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और अगर उनसे कोताहियां हुई हैं तो उससे इनकार नहीं है, लेकिन आपने जब इंटरनेशनल ट्रेड करनी होती है तो कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। और हम ये ना, हमारा पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ऐसी है जो बियॉन्ड पर्सनल बेनिफिट्स है, यानी मतलब मुल्कों के मुफाद के अलावा एक हमारी बॉन्डिंग है। मैं खुद इस्तांबुल गया हूँ कितनी बार, और आप यकीन करें कि अगर मैं पाकिस्तान का नाम ले लूं तो दुकानदार का बिहेवियर और हो जाता है। अंतालिया में जाएं तो वहां पर पाकिस्तानियों को और तरह से वेलकम करते हैं। आप कहीं भी चले जाएं इस्तांबुल में, सुल्ताना बैग और वो सारे जो बाजार हैं उनमें हैरत होती है कि लिटरली वो पहचान लें कि आप पाकिस्तानी हैं तो दे वेलकम यू इन अ डिफरेंट वे। वो तो एक बाल की सरजमीन कहकर बड़ा बड़ा जबरदस्त आपको वार्म वेलकम करते हैं। बिल्कुल, और ये मोहब्बत नस्ल दर नस्ल उनमें आई है ट्रांसफर होके। यानी जैसे हमारे बड़ों ने हमें बताया, हमने किताबों में कमाल अतातुर्क को पढ़ा, हमें बताया गया कि तुर्की के साथ हमारे जो है वो दौरे खिलाफत के ताल्लुकात हैं, तो यही सिचुएशन वहाँ तुर्क अवाम में भी है, तुर्क बच्चों में भी है, और नस्ल दर नस्ल एक तरह से एक दूसरे की दोस्ती चलती आ रही है। इसको मजीद फलने फूलने देना चाहिए, इसके अंदर मजीद जो रवाबत है मजीद बढ़ाने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अवामी सतह के ऊपर बड़े बड़े वफूद की शक्ल में तबादला करवाया जाए, इस्तांबुल से पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों का, इसी तरह इस्तांबुल, अंकारा, अंतालिया, जो बड़े शहर हैं उनके दरमियान जब आप कल्चरल एक्सचेंज करवाएंगे तो अवाम मजीद करीब आएंगे, खुद ब खुद इकोनॉमिकल और दूसरे मौके भी पैदा होते जाएंगे। ठीक है हामिद साहब, ये बताइएगा जो इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा है, जो मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ऑब्वियसली नई हुकूमत है, नए चैलेंजेस है, ऐसे में जो तुर्क क़यादत है वो पाकिस्तान की किस तरह से मदद कर सकती है, किस तरह से साथ निभा सकती है? देखिए, इस वक्त जिस तरह उर्दुगान ने कहा भी, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत का नजर भी आया कि एनर्जी के सेक्टर में उन्होंने कहा जी हम फौरी तौर पर आपके साथ काम करने को तैयार हैं। और दूसरा जो है वो टेक्सटाइल का सेक्टर है, जिसके अंदर
पाकिस्तान को यूरोप तक जितनी रसाई है, जितने पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट हुजम है, वो सारे में बहुत मदद कर सकता है इकोनॉमिकली जो है टर्की। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि तुर्की का बहुत असर रसूख है ये बड़े बड़े मालियाती इदारों में, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, और चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। तो कहीं पर भी पाकिस्तान को, इवन FATF में और सब जगह पर, कहीं पर भी मालियाती अमूर के अंदर जब मुल्कों के वोटों की बात आती है तो पाकिस्तान के हक में अगर हर जगह तुर्की का वोट है तो उससे पाकिस्तान को बहुत सारे मुआशी मामला तय करने में आसानी होगी। और इसी आसानी की ये वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा टाइमली दौरा किया, बड़ा बरवक्त दौरा किया तुर्की का। उसका फायदा ये है कि हमें मुख्तलिफ जो मुआशी फोरम है, इकोनॉमिकल फोरम्स हैं, उनमें तुर्की की हमायत मिलती रहे और पाकिस्तान के लिए मामला आसान हो। थैंक यू सो मच हामिद साहब, आपने टाइम दिया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान को। इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे की जानिब, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको नियो पाकिस्तान प्रोग्राम में दोबारा से ज्वाइन करते हैं और कुछ नए सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तबसरा होगा, तज्जिया होगा और कुछ इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स होंगे आपकी हेल्थ के हवाले से भी। साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और LPG की सरकारी कीमत में 13 रुपए फी किलो की कमी की गई है। जहां पर अवाम परेशान थे पेट्रोल की कीमतों में जो इतना शदीद इजाफा हुआ, वहां पर इन खबरों को देखने के बाद वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने, हुकूमत ने गरीब LPG सार्फिन को खुशखबरी सुना दी है और अब LPG फी किलो 218.76 फी किलो, घरेलू सिलेंडर 2581.35 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9931.63 रुपए में अब ये दस्तयाब होगा। और इसी हवाले से बात करेंगे। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन LPG एसोसिएशन। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान को। पूछना चाह रही हूँ कि जब पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमत ने LPG को सस्ता करके गरीब आवाम को एक रिलीफ फराहम किया, इस पर आप क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यू टीवी का। ये LPG गरीब का फ्यूल है और इंशाल्लाह इसको मजीद कम करने के लिए हमारी कोशिश है। मैंने गवर्नमेंट्स को अपने बजट प्रपोजल्स बिल्कुल दे दिए। मैं इस्लामाबाद में हूँ, हमने गवर्नमेंट को बजट प्रपोजल दिए। अगर हमारी बजट प्रपोजल पे अमल किया जाए तो मुझे 100% उम्मीद है कि LPG कीमत में मजीद 100 रुपये किलो और कम हो सकती है। और पेट्रोल और डीजल की मद में जो इम्पोर्ट में अरबों रुपये जेर मुबादला बाहर जा रहा है, उसमें बचत होगी। और दूसरी चीज़ मैंने भी प्रपोजल दी कि पाकिस्तान में 2.5 साल से प्लांट जामचुरो ज्वाइंट वेंचर बंद पड़ा हुआ है, उसको फौरी चलाया जाए। लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डॉलर की मद में जो इम्पोर्ट की में कमी आएगी, उसमें सालाना 30 अरब का फायदा होगा गवर्नमेंट को। और तीसरी बात, अभी तक जो बंद है 2.5 साल से, उसे 55 अरब रुपए का लॉस हो चुका है। इस तरह प्रोडक्शन बढ़ने से, ये पॉलिसी में बेहतरी लाने से मजीद कमी कर सकते हैं ये। और गवर्नमेंट आप देखें कि वो जो पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन है, जहां पे 55 अरब का लॉस हो चुका है, वो गवर्नमेंट SHGC और जामचुरो ज्वाइंट वेंचर का एक आपस में मुआहदा था जो रिन्यू नहीं हो सका और 2.5 साल से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, ताकि गवर्नमेंट का पाकिस्तान का 55 अरब रुपया नुकसान हो चुका है। एक कुदरती गैस SHGC से वहां आती है, 5% शिलिंग के बाद वापस सिस्टम में चली जाती है। उससे देखें तकरीबन 400 से 500 मेट्रिक टन डेली की प्रोडक्शन है और वो 2.5 साल से बंद पड़ा। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, उसको फौरी चलाया जाए, पॉलिसी में बेहतरी लाई जाए। इतनी बड़ी लापरवाही की गई गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से। 55 अरब का आप नुकसान बता रहे हैं, ये कोई छोटी रकम तो नहीं है ना सर? मैं ये बार बार मुख्तलिफ टीवी चैनल पे बैठ के दावा कर रहा हूं। मैं SHGC के बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इसको नहीं चलाया गया, आप देखेंगे कि किसी वक्त LPG की खदाना खासा इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो LPG नायाब हो जाएगी। इसलिए हमें लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से इंपोर्ट बिल पे हमारी बहुत कमी आएगी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। 55 अरब का नुकसान अभी तक हो चुका है। लास्ट गवर्नमेंट में तकरीबन अभी 26-27 माह से गुजर चुके, बंद हुआ पड़ा जी। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में है जो आप बात कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, जो प्रपोजल आपने सामने रखा है? बिल्कुल। अभी
जी जी, अभी हमें बड़ी अच्छी खबर मिली तो है, अल्लाह करे जब तक ये चलता नहीं, लेकिन खबर मिली है मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि इसको फौरी चलाने के लिए कुछ अहकाम किए, अल्लाह करे अमल हो जाए और SAGC मेहरबानी करे इस कौम पे तो ये चलेगा। और गरीब का फ्यूल है, LPG गरीब का फ्यूल है। आप देखें रक्शे से लेके आप बड़ी ट्रांसपोर्ट तक ये इस वक्त 43% LPG सस्ती है और गरीब का फ्यूल है, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें हैं और जो दूसरे मामलात हैं उसमें तो अब अमीर भी बेचारा गरीब ही हो गया है, वो भी जो है ना वो गुर्बत की सतह के करीब करीब ही पहुंचना शुरू हो गया, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप देखिए कुदरती गैस का शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा, आपके घरों में कुदरती गैस भी नहीं आएगी। LPG पाकिस्तान भर में मुतबादल फ्यूल है, पहाड़ों में देहातों में सिर्फ और सिर्फ इसको LPG, और बड़े शहरों में मैं कई सालों से कह रहा हूं कुदरती गैस का शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है और सिर्फ LPG को फरोग दिया जाए, LPG में बेहतरी लाई जाए। आप देखें मुल्क भर में 12.5 लाख खानदान से जुड़ा हुआ है और कई आके सरकारी एहलकार जो बता लेते हैं वो कहते हैं जी हम गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं आए हमारे से बैठे सेफ्टी पे काम करें। पाकिस्तान भर के 12.5 लाख शॉप को बकायदा लाइसेंस दे, छोटा सा टैक्स लें इनसे, जब बतागिरी बंद हो और सेफ्टी पे काम करें, मासूम जाने हम बचा सकें। लेकिन अभी देखिए शाहिद मसूद एक सिविल डिफेंस ऑफिसर कराची में बत्ते की इंतहा कर दी उसने, इसी तरह सिविल डिफेंस के पुलिस के बाकी लोग तमाम बता ले रहे मासूम जाने जा रही हैं, पैसा लेके छोड़ दे। बात यह कि हम सेफ्टी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसी तरह चीजों को बेहतर करें और LPG आवाम के लिए सस्ती दस्तयाब होगी। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आए आवाम को गैस सस्ती देने के लिए या मासूम जाने बचाने के लिए, जिस तरह गुजरांवाला में 400 गैर मैरिज सिलेंडर बनाने का कारखाना है, हमारी ये कैंपेन देखें अभी तक अच्छा हमें चल रही। इंशाल्लाह ताला हमजा साहब से मुलाकात है जल्दी और इंशाल्लाह वो कारखाने भी हम बंद कराएंगे। गवर्नमेंट के हर उस इकदाम के हम हमायत करेंगे जिससे आवाम को सस्ती गैस मिले और मासूम जाने बचाने में हमारी मदद करेगी। सर ये जो हुकूमती सरकारी खजाने पर कुछ दिए बगैर LPG की कीमतों में कमी लाई जा सकती है, इससे सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ये जो फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं ये आपने पेश भी कर दिया हुकूमत को, ये कितनी देर तक एक्सपेक्टेड है कि इसमें बेहतरी होगी? सबसे खूबसूरत देखें, गवर्नमेंट ने अपने पास एक पैनी नहीं देनी, कोई टैक्स माफ नहीं करना। फिलहाल टैक्स माफ किए बगैर पाकिस्तान के 5 बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं, पाकिस्तान की लोकल LPG सिर्फ उन तमाम मार्केटिंग कंपनियों में मसावी तकसीम होगी जो 50% इंपोर्ट शामिल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब तक मसावी तकसीम होगी तमाम कंपनियों में और 50% इंपोर्ट उनको लानी पड़ेगी, कभी गैस शार्ट नहीं होगी, कोई ब्लैक मार्केटिंग का डोंगर जाके पैसा नहीं बनाएगा। लेकिन उससे पहले आज से 2 साल पहले जो कीमतें थी 37 रुपए पर केजी प्रोड्यूसर रेट था, हम कहते हैं 40,000 रुपए, ये बाई प्रोडक्ट है, इसकी कोई कीमत, फिर भी हम चाहते हैं इनको 100% मुनाफा प्रोड्यूसर को देंगे। 5 प्रोड्यूसर बड़े हैं, उनका कट जिस तरह पेट्रोल पे अपने कट लगाया, सिर्फ उसको कट लगाया जाए। हुकूमत अपने पास से कोई एक पैनी ना दे, LPG 100 रुपए किलो सस्ती हो जाएगी। इस फार्मूले पे अमल करके देखिए, सिर्फ 5 लोगों को जो जिनकी मोनोपोली जो सिस्टम है, 5 लोगों को आपने रोकना है और करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद होंगे। पेट्रोल के आपके इंपोर्ट बिल पे बेतहाशा जो है बोझ पड़ा हुआ वो कम होगा, जैनम बादला जो बाहर जा रहा है वो कम होगा, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, ये फार्मूले पे अमल करें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगर कीमत ना कम हुई मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। नहीं इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा, इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा। आप जो बिल्कुल बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हुकूमत भी संजीदा इस पर दिखाई दे रही है। ये बताइए सर, LPG की मुल्क में जो तलब और रसद है वो पूरी हो रही है इस वक्त? बिल्कुल तलब और रसद पूरी है। आप देखें 2 माह से हमने 28 रुपए किलो कमी की। जब PTI गवर्नमेंट गई तो यहाँ पे LPG 250 रुपए केजी सरकारी रेट था, आज सरकारी रेट 219 रुपए और मार्केट चेक कर ले आपको 200 से कम कीमत है, यानी आप देखें 50 रुपए किलो कीमत कम की। अगर इस हमारी पॉलिसी पर अमल किया जाए तो इतनी बेहतरी आ सकती है आप अंदाजा नहीं करेंगे। और लोकल प्रोडक्शन जब बढ़ेगी, जब जो प्रोड्यूसर प्राइस है उसको काट लेके सिर्फ 40,000 टन उसकी कीमत हो, आप देखेंगे कि LPG प्राइस भी नीचे आएगी। और ऑटो में 65% LPG जो रक्शे में इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में इस्तेमाल, पूरी दुनिया में ऑटो में इस्तेमाल होती है, 65% पेट्रोल डीजल से पाकिस्तान में गैस सस्ती होगी। जी सर, ये जो लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, हुकूमती इकदाम या हुकूमती संजीदगी आपको कितनी दिखाई दे रही है इसमें?
देखिए अभी तक तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट अपने मसाइल में बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन हमें इस वक्त फील हो रहा है, महसूस हुआ है, अच्छी खबर मिली है एलपीजी सार्फिन के लिए भी अच्छी खबर, अल्लाह करे ये मुमकिन हो और ये प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जाम चलो ज्वाइंट वेंचर सिंध में हैदराबाद में है और ये अगर चल जाता है तो बहुत अच्छी, इसमें इतना बड़ा रेवेन्यू भी आएगा। और चूंकि वो बंद पड़ा, अगर मैं समझता हूं ऐसे प्रोजेक्ट जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं अगर ये बंद होते गए कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएगा। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है इसको फौरी चलाया जाए। इसको चलाने से जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया से पाकिस्तान में इन्वेस्टर आएगा वो बिल्कुल आके अपने आप को महफूज समझेगा। अगर ये प्रोजेक्ट बंद होता है, ऐसे कई प्रोजेक्ट और भी बंद हैं, तो यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर क्या बाहर से इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो लिहाजा ऐसे प्रोजेक्ट फौरी चलाए जाए, इस मुल्क में बेहतरी, बहुत बेहतरी आ सकती है। अब इरफान साहब, ये जो मजीद रिलीफ देने की जो गुंजाइश की हम बात कर रहे थे, ये कब तक आम आदमी एक्सपेक्ट करे ये गुंजाइश? देखिए हमारी एक तजवीज़ है, हमारी ये बजट प्रपोजल्स हैं, हमारी कोशिश है, हमारा एसोसिएशन का काम है आपके जरिए ये सारे ये सब कुछ हुकूमत के सामने रखा जा चुका है, बस इंप्लीमेंट की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? जी बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हुकूमत वक्त से, वालों से, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपने पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही। आप सिर्फ एलपीजी को कीमत कम करने के लिए हुकूमत ने अपने पास से कुछ नहीं देना, सिर्फ इन तजावीज़ पे अमल करना है। आप देखेंगे एलपीजी की जो कीमत है बहुत नीचे आएगी, पेट्रोल डीजल के मुकाबले में 60% सस्ती हो जाएगी। आप देखिए दरख्त नहीं कटेंगे, दरख्तों के लिए आप जो पैसा लगाते, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है हमें सुना जाए, हमारी तजवीज़ पे अमल किया जाए। मैं दावे से कहता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से पॉलिसीज में मेरा अपना इनपुट होता है। मेरी गुजारिश है कि ये पॉलिसी अवाम दोस्त पॉलिसी बनाए। मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ, लास्ट गवर्नमेंट में जब 90 रुपये किलो एलपीजी थी तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसको और मजीद बेहतर करने के लिए फौरी तौर पे 73% लोग इस्तेमाल करते, नई पॉलिसी बनाई। पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई गई, वो 4 साल वो कमेटी नहीं निकली। इतवार के रोज भी यहाँ मीटिंग्स पे हम लोग इस्लामाबाद आते रहे, इतवार के रोज भी, लेकिन वो आज तक एलपीजी 90 रुपये किलो से 250 रुपये किलो तक सरकारी कीमत पहुंच गई, लेकिन वो कमेटी नहीं निकली, एलपीजी सस्ती नहीं हुई। मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर हमें बड़ी संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत बेहतरीन पोजीशन में आएगी, एलपीजी सार्फिन को बहुत रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान का अरबों रुपया बचेगा, नए प्रोजेक्ट भी आएंगे, पुराने एलपीजी जो पैदावार उसको बढ़ाने से आप देखेंगे बहुत बेहतरी आएगी। तो मेरी दूसरी गुजारिश है कि पाकिस्तान भर में 12.5 लाख शॉप है, इनको बाकायदा पॉलिसी बना के लाइसेंसिंग की जाए। मैंने ओगरा चेयरमैन से मेरी गुजारिश है इसके लिए पॉलिसी लाई जाए। एलपीजी जो है वो गरीब का फ्यूल है, उसकी पहुंच से दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे इरफान खोकर, एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया जो तजावीज़ आपने हुकूमत को पेश की हैं। होपफुली उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इस पर संजीदगी से गौर करेगी और इक़दाम भी लिए जाएंगे। लेंगे ब्रेक, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हमारे यहाँ एक मामूल सा बन चुका है। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जिनको सिग्नल्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, जिनको लेन डिसिप्लिन नहीं होता है, ट्रैफिक कवानीन से आगाही नहीं होती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसे में जब उनका चालान किया जाता है तो हम अक्सर देखते हैं कि जो शहरी और चालान करने वाले मौजूद होते हैं अक्सर बहस मुबाहिसा में बड़ा वक्त एक दूसरे का जाया कर रहे होते हैं। ऐसे में बड़ा अच्छा इकदाम है और वो है कि ई चालान का, यानी कि अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो उन लोगों के खिलाफ उनके घर ई चालान पहुंच जाता है, जिसको उनको पे वक्त पर करना ही पड़ता है। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये एक बड़ा ही अच्छा इकदाम है। और बाहर के ममालिक में आपको पता है कि यही सिस्टम है, वेस्ट में यही कल्चर है और बड़े भारी जुर्माने किए जाते हैं इसी के तहत। बात करेंगे DIG सेफ सिटी कामरान खान साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बताएगा ये ई चालान की खिलाफ वर्जियों को कंट्रोल करने के लिए कितना फायदा अभी तक हो रहा है? अभी तक जी इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ हवालों से इसमें फ़ायदे हो रहे थे।
बुनियादी तौर पे तो जो एक डेटरेंस क्रिएट हुई थी शहर के अंदर, जिस दिन हमने पहले दिन 2018 में ई चलान के जरिए ट्रैफिक वायलेशंस को कैप्चर करना शुरू किया, तो एक दिन में जब हमने एक वायलेशन से इसका स्टार्ट लिया तो ये 1,15,000 दफा इशारा एक दिन में काटा गया था जी, जो कुछ ही महीनों में 50% रिडक्शन आई। इतनी शहर में डेटरेंस क्रिएट हो गई, इससे लोगों में खौफ पैदा हुआ कि अगर इशारा काटेंगे तो कैमरा कैप्चर कर लेगा और घरों में चलान आ जाएगा। उसमें मीडिया ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया और उसकी जो तशहीर जो की मीडिया पे, उससे लोगों तक ये सारा मैसेज बड़ी जल्दी पहुंच गया और एक्सेप्टेबिलिटी इसकी ई चलान की लाहौर के शहरियों में आ गई। ना सिर्फ लाहौर के शहरी, जो बाहर से शहरी आते थे, दूसरे शहरों से लाहौर में आते थे और यहाँ पे जब वो ट्रैफिक की ऑब्जर्वेंस बेहतर देखते थे अपने शहरों से, तो वो भी अप्रिशिएट करते थे इस चीज़ को। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ इसमें देखने में आई जब तक ये चलान हमारा ये चला, इसमें जो ट्रैफिक हादसात में है वो बहुत नुमाया कमी आई। एक साल के अंदर ट्रैफिक में जो जानलेवा हादसात थे उसमें 41% की रिडक्शन एक साल में देखी गई, जो पहला ही साल था जी। तो ये बहुत बड़ी चेंज थी, वरना हम खुद एज पुलिस ऑफिसर भी हम सोचा करते थे कि ये ट्रैफिक का जो अज़्दहाम है इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन से ये साबित हुआ कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपने खुद कहा कि दुनिया भर में वेस्ट में और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन किया जाता है और ऑब्जर्वेंस को बेहतर बनाया जाता है। तो ये जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो लाहौर में हमने सेफ सिटी के थ्रू इंट्रोड्यूस कराई थी, ये उसके बहुत सारे चंद फवायद हैं। इसके अलावा हमने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ इसमें स्टडी करवाई अपने डाटा पे। उन्होंने जो ई चलान से पहले ट्रैफिक को स्टडी किया और ई चलान के बाद जो ट्रैफिक को स्टडी किया, उसके मुताबिक जो एवरेज स्पीड थी ट्रैफिक जो यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, उनकी एवरेज स्पीड में नुमाया कमी आई, क्योंकि उनको डर पैदा हो गया था कि अब ये ओवर स्पीडिंग का चलान हो सकता है। इसके अलावा जो टाइम है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में जाने का, ट्रैफिक के स्ट्रीमलाइन होने की वजह से वो टाइम में नुमाया कमी आई। जो स्ट्रेस लेवल्स थे, ये वो उनकी रिपोर्ट में है कि इसको मैयर तो हम नहीं कर सकते क्वांटिफाई, बट डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल्स, जो व्हीकल्स की वियर टियर है, जो फ्यूल की कंजम्पशन है, जो लाहौर में कंजेशन की वजह से हो जाती थी, उनमें नुमाया कमी देखने में आई है इन सारी चीज़ों की वजह से। सर, जो शहरियों को इस पर एतराज़ात थे, जो शिकायत थी, जो कंसर्न थे, उनको दूर किया गया है अभी तक? जी, इसमें जो साथ साथ प्रॉब्लम्स आती रही हैं, उसमें चूंकि हम डिपेंडेंट हैं बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी जी। अब जैसे जो गाड़ियों को चलान होना है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड के ऊपर होना है, जहां गाड़ियां रजिस्टर होती हैं। अगर वो रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं होगा तो सबसे पहला चैलेंज तो हमने जो फेस किया कि जो लोग वायलेशन, हमारे चूंकि कल्चर है गाड़ियों को ओपन लेटर पे चलाने का, तो वो गाड़ियां ओपन लेटर पे चल रही थी, गाड़ी का यूजर कोई और था, वायलेशन कोई और कर रहा था, रिकॉर्ड में वो गाड़ी किसी के और पे नाम पे थी, तो चलान जो था वो जिसके नाम पे थी उसको पहुंच जाता था, लेकिन वायलेशन कोई और कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा। इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारी बहुत सारी मीटिंग रही, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन हुआ, उन्होंने भी इस पे काम किया, कुछ लेजिस्लेशन भी इस हवाले से हो रही है। और उसके अलावा उन्होंने अपना फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, बायोमेट्रिक ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स का इजरा किया है। ये वो सारी चीज़ें फैसिलिटेशन उन्होंने शहरियों के लिए क्रिएट की है, ताकि लोगों को जो मुश्किलात गाड़ी के ट्रांसफर कराने में आती हैं, जिससे वो घबरा कर गाड़ियां ट्रांसफर ही नहीं कराते हैं, उन चीज़ों को आसान किया जाए, प्रोसेसेस को आसान किया जाए, ताकि लोग गाड़ियां अपने नाम पे रखें और ये ई चलाने के अंदर भी उसकी सहूलत हो सके। अच्छा सर, इसी प्रोजेक्ट के तहत मजीद सिग्नल्स पर कैमरे और सेंसर लगाने का काम लाहौर में आप समझते हैं कि अभी और बढ़ाया जाएगा? कहाँ कहाँ बढ़ाया जाएगा? जी, इसमें बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि हमने जो लाहौर के ट्रैफिक सिग्नल से देखे, नई नई डेवलपमेंट लाहौर में हो रही है। कुछ चौक खत्म हो गए, कहीं पे अंडरपास बन गए, कहीं पे ओवरहेड ब्रिज बन गए, कुछ और जगहों पे नए चौक क्रिएट हो गए। तो ये तो रिक्वायरमेंट है कॉन्टिन्यूस, कहीं पे खत्म हो रही है, कहीं पे क्रिएट हो रही है, ये साथ साथ चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अभी चूंकि कल ही हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक फैसला दिया है कि अभी ई चलान को हम जब तक प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं होगी हम नहीं कर सकते। हम हाई कोर्ट के ही हुक्म से 2 साल से 2.5 साल से, ये तकरीबन 3 साल से चलान कर रहे थे, और अभी जो नया हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया है उसमें फिलहाल इसको हमने रोक दिया है जी। जैसे ही हमारी जो तरामीम है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, वो असेंबली तक पहुंच चुकी हुई है, जैसे असेंबली से बिल पास होता है तो इसका दोबारा इजरा हो जाएगा। अब कुछ दिन पहले कामरान साहब एसपी ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो मैं उनसे यही बात कही थी कि ये ई चलान हो गया, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा ये इकदाम है, लेकिन लोगों को मजीद सिविलाइज्ड करने के लिए, मजीद डिसिप्लिन करने के लिए, एजुकेट करने की भी तो जरूरत है। इस हवाले से भी इकदाम आप समझते हैं कि उठाने की जरूरत है? जी, इंतहाई ज़रूरी हैं। असल तो देखें, ये तरबियत ही होती है, कौमों की तरबियत की जाती है और फिर वो डिसिप्लिन कौमें बनती हैं।
कानून जो होते हैं उस डिसिप्लिन को जो ब्रेक करे उसके लिए होते हैं कि वो जो चंद लोग तोड़े उनको पकड़ा जाए, लेकिन ओवरऑल कौम की जो तरबियत होती है वो उसमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि अपनी जो नई जनरेशन हैं उनको बचपन से ही उनके एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके और वहीं से उनको ग्रूम किया जाए, उनकी तरबियत की जाए, ताकि जब वो इस काबिल हो कि वो सड़कों पे आ सके व्हीकल चलाने के हवाले से, तो वो उनकी तरबियत पहले से हो, ये ना हो कि उस वक्त एजुकेशन प्रोग्राम करने पड़ रहे हों। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं उस तरह हो सकी हैं, तो हमें इस स्टेज के ऊपर भी ये प्रोग्राम करने हैं शॉर्ट टर्म। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, उनका प्रॉपर एक एजुकेशन विंग है जो वो कॉलेजों यूनिवर्सिटी में जाके करते हैं। हम अपने तई जितनी कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और आजकल चूंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो हम अपना भरपूर जो कैंपेन्स हैं वो अपनी सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए रन करके ये अवेयरनेस बिलखसूस ई चलान के हवाले से, और जो ई चलान में हमारे पास जो डाटा आया उससे पता लगा कि लोगों को, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को तो आगाही नहीं है कि लेन और लाइन की कैसे वायलेशन होती है, सिग्नल पे यू टर्न लेना है नहीं लेना है, राइट लेन में मोटरसाइकिल नहीं चलानी, इसको लेफ्ट पे चलाना, ये सारी चीज़ों की चीज़ें हमारे पास जब हमने रिकॉर्ड किया है तो उसके मुताबिक हमने ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को उसके मुताबिक यहाँ से वीडियो एविडेंसेस दी हैं ताकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने यूज करें और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इसके बारे में एजुकेट कर सके। अच्छा कामरान साहब, चालान ई चालान को काबीना की इजाजत के साथ भी मशरूत किया गया, अब इसमें आगे क्या सिलसिला होगा? जी, काबीना से मंजूर हो चुका है, जैसे मैंने बताया कि काबीना से तो ये मंजूर हो चुका है ऑलरेडी, और काबीना की कमेटियों से भी अप्रूव होने के बाद पूरी काबीना से अप्रूव हुआ और असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है। ये पिछले साल 12 अगस्त का बिल प्रोविंशियल पंजाब असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ है। इस पर सिर्फ वोटिंग पेंडिंग है, जैसे ये वोटिंग होती है बिल पास हो जाएगा, अमेंडमेंट्स ये मंजूर हो जाएंगी और ये ई चालान का जो है इजरा दोबारा हो जाएगा। कामरान साहब, शहरियों को इससे पहले काफी देर तक शिकायत रही है, अब भी शिकायत है कि एक ही गाड़ी के दर्जनों चालान हो जाते हैं, इस सिलसिले में जमीनी हकायक क्या है? जी, चलान देखें, चलान ऐसे नहीं होते कि कोई फेक किए जा रहे हैं, जो लोग वायलेट कर रहे हैं, और उससे बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी वायलेशन हमारे यहाँ लोग समझते नहीं है कि सिर्फ एक इशारा काटने को ट्रैफिक वायलेशन समझा जाता है। ओवर स्पीडिंग है या लेन और लाइन की जो डिसिप्लिन ट्रैफिक होती है वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो उस हवाले से जब उनके चलान होते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करना उनको मुश्किल होता है। मैंने यही बताया कि 3 साल में ये हमने पहले एजुकेशनल तकरीबन 1 साल हमने चलान जो है वो भेजे हैं ट्रायल बेसिस पे लोगों को एजुकेट करने के लिए, उसके बाद बाकायदा हाई कोर्ट की इजाजत से फिर ये इजरा हुआ। तो इस पीरियड के अंदर लोगों को ये बहुत सारे ऐसे लोगों को ये आगाही हुई है जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, कि जो हम लाइन और लेन के ऊपर खड़े हो जाते हैं जाके, ये भी चलान है। पहले चूंकि ट्रैफिक पुलिस नॉर्मली सिग्नल तोड़ने पे और ऐसी चीजों पे ही चलान करती थी, तो ऐसी आगाही भी नहीं थी। तो ये चैलेंजेस है, ये एजुकेशन के जरिए, अवेयरनेस के जरिए, और जैसे जैसे लोगों को चलान जा रहे हैं और लोग उसको एविडेंस होता है, जो हम चलान भेजते हैं उस पर 4 तस्वीरें होती हैं और बाकायदा एविडेंस के साथ भेजा जाता है कि ये आपने वायलेशन की है। लेकिन अगर फिर भी कोई चैलेंज कर देता है तो हमारे पास मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि गाड़ी किसी की है, ड्राइव कोई और कर रहा है, तो इस सिलसिले में आप नहीं समझते हैं कि जिसने वायलेंस की है उसका चालान होना चाहिए बजाय कि गाड़ी के मालिक का? देखें, गाड़ी 2 तरह से होता है दुनिया भर में, तो ये भी कुछ जगहों पे है कि जिसके नाम पे गाड़ी है वो गाड़ी खुद ही चलाएगा, कोई दूसरा उसकी गाड़ी इस तरह चला भी नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक घर में एक गाड़ी अगर है तो ड्राइवर भी चला रहा है, फैमिली भी चला रही है, बच्चे भी चला रहे हैं, बहन भाई भी चला रहे हैं, एक से ज्यादा ड्राइवर भी चला सकते हैं, तो ये मुश्किल है कि कैमरा ये सर्टन करे कि इस वक्त गाड़ी कौन चला रहा है। कैमरा तो उसकी नंबर प्लेट को पिक करके गाड़ी पिक कर सकता है, तो जिम्मेदारी जब गाड़ी की होगी तो फिर उसकी ओनरशिप पे, जो ओनर को उस गाड़ी का उसी पे ओनर्स बनेगा। यही अमेंडमेंट्स हमने जो कवानीन में किए ताकि ये किसी ड्राइवर को गाड़ी दी हुई है या रेंटे कार फॉर एग्जांपल दी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा सिलसिला हमारे यहाँ है भी, तो ये ओनर पर डिपेंड करता है और उस पर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सर्टन ड्राइवर्स जो भी उसके पास मौजूद है वो उनको उस हवाले से एजुकेट करे, उनकी तरबियत करे, ताकि ये जो मुताद्दिद और दर्जनों चालान का सिलसिला ये ना हो सके। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखिए सोशल प्रेशर भी बिल्ड, एक घर की एक गाड़ी है और अगर घर के मुख्तलिफ अफराद उसको चला रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं, और कल को एक पॉइंट सिस्टम भी इस अमेंडमेंट्स में आ रहा है और गाड़ी किसी वजह से बंद उनकी हो जाती है या चलान घर में पहुंचते हैं, तो वो भी फैमिली को पूरी के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता है कि जी इसकी वजह से गाड़ी का चलान हो रहा है, हमें पे करना पड़ रहा है। तो एक सोशल प्रेशर है, लेकिन सोशल प्रेशर को उस तरह नहीं देखेंगे, लीगल इसकी इंप्लीकेशंस को देखना है। वो इन जो तरमीम आ रही है उसमें ये चीज कवर की गई है। जी ठीक है सर, सिस्टम में कौन सी गलतियां थी जिनको सुधारा गया है और मजीद आप समझते हैं कि जो सुधारने की गुंजाइश है वो क्या है?
सिस्टम में जी ई चलान के सिस्टम में तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने कहा कि डिलीवरी का था कि चलान जिसने वायलेशन की उस तक चलान पहुंचाना, रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है। फिर हमने एसएमएस का इजरा किया तो एसएमएस जब हमने देखा तो ये पता लगा कि जो एक्साइज का रिकॉर्ड है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड भी है, उस वक्त मोबाइल नंबर नहीं होते थे या मोबाइल नंबर लिए नहीं जाते थे, वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो 50% लोगों के मोबाइल नंबर भी डाटा में नहीं है, जिनको हमने एसएमएस भी भेजनी शुरू कर दी कि अगर किसी वजह से उनको चलान हार्ड कॉपी नहीं पहुंच रही, उसका बड़ा खातिर ख्वाह हुआ। हमने जब ये 2 साल के डिफॉल्टर्स को ये एक्सरसाइज शुरू की, हमारा तकरीबन 2.25 लाख का खर्चा आया और उसके अगेंस्ट 5.5 करोड़ की रिकवरी हुई। और ये रिकवरी सेफ सिटी के पास नहीं आती है। जनरल एक मिसकंसेप्शन है कि शायद ये सेफ सिटी पैसे कमा रहा है और ये सेफ सिटी का कोई जरिया आमदन है। ये हुकूमत के खजाने में पैसे जमा होते हैं, हमारे पास 1 रुपया भी इसका नहीं आता। हम सिर्फ इसको ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के कॉन्सेप्ट से इसको चलान कर रहे हैं जी। ठीक, कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान को। लेंगे जनाब यहाँ पर प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और बात करेंगे कि हमारे जिस्म में अक्सर जो दर्द रहता है, ख़वातीन और मर्द शिकायत कर रहे होते हैं, इस दर्द की वजूहात क्या है, क्या कोई वीकनेस है या कोई और मसला है, पट्ठों का मसला है, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अक्सर हम लोगों को जिस समय दर्द की शिकायत रहती है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब अक्सर अपने दिन भर का काम मुकम्मल करके घर जाती हूँ और आराम के लिए लेटती हूँ तो मुझे अक्सर पैरों में बहुत थकावट महसूस होती है, टांग में या पाँव के निचले हिस्से में तकलीफ या दर्द की शिकायत रहती है। अगर बहुत बॉडी फटीग में चली गई है या बिल्कुल आप रेस्टलेस हो गए हैं या रेस्ट में चलेंगे तो अक्सर मेरे शोल्डर भी पेन कर पड़ते हैं। इसी तरह से आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे लोग जो कि ऑफिस वर्क करते हैं या लॉन्ग आवर्स कंप्यूटर के सामने काम करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनको भी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की दर्दों का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए बजाय कि हम उस दर्द की वजह जाने या उसको प्रॉपर ट्रीट करें, हम उसे आंखें चुरा कर भाग रहे होते हैं और एक सादा सा काम करते हैं, एक मामूली सी प्रैक्टिस जो कि मेरे ख्याल से हर शख्स करता है, और वो ये है कि पेन किलर का बेजा इस्तेमाल किया जाए। अक्सर खवातीन को तो मैं डेली बेसिस पर पेन किलर खाते हुए देखती हूँ, उनके तो बल्कि बैग में पेन किलर का एक पत्ता लाजमी पड़ा होता है। सर दर्द हुई पेन किलर ले ली, पेट दर्द हुई पेन किलर ले ली, जिस्म में दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हुआ, थकावट हुई, पेन किलर ले लिया। तो इससे बेहतर यह है कि हम जानें और ये समझने की कोशिश करें कि हमें तकलीफ क्यों निकल रही है और खुदा ना खास्ता ये किसी बड़ी तकलीफ की जानिब तो नहीं लेकर जा रही है। पेन मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर शहजाद करीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं ये हमारी बॉडी जो फटीग में चली जाती है या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द निकल आता है। बहुत शुक्रिया जी। असल में आजकल जो हमारा सबसे बड़ी जो मसला है हमारा वो डाइट है प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब आप ये देखें कि पिछले कुछ अरसे में जब से कोरोना ख़त्म हुआ है या कोरोना के दौरान भी हमारा सबका सोने का टाइम, हमारा जागने का टाइम, हमारा खाने का टाइम, ये सब कुछ डिफरेंट हो गया और अक्सर लोगों की तो एक्सरसाइज बिल्कुल है ही नहीं है। सो मेरा ख्याल ये है कि हमारे पास जितनी भी ख़ास तौर पे ख़वातीन जो आती हैं, जो अपने घरों में रहती हैं, जिनको कहा ही जाता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन, वो सारा दिन मसरूफ़ रहती हैं और उस मसरूफियत की वजह से उनको अपना ध्यान करने का मौका नहीं मिलता, तो उनको ये पट्ठों की दर्दें शुरू हो जाती हैं। और ये पेन ऐसी है जो किसी और तरीके से आपको डायग्नोज नहीं कर सकते। ना ये सीटी स्कैन में आएगी, ना ये अल्ट्रासाउंड में आएगी, ना ये एमआर में आएगी, लेकिन इसको एक टिपिकल डायग्नोसिस हम देते हैं जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। अच्छा। ये पट्ठों की दर्दें हैं और यही वो दर्दें हैं जो हर वक्त आप जिस दर्द का आप जिक्र कर रही हैं, ये वही फाइब्रोमाइल्जिया ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैंने अपने अभी इंट्रो में भी बात की तारुफ करवाते हुए इस सेगमेंट का कि जो पेन किलर या दर्द कम करने की दवाइयाँ अक्सर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है कि वो इस्तेमाल करती हैं। मामूली सी भी दर्द उठी, टीस उठी तो दवाई खुद से खा ली, ये कितनी नुकसानदेह है पेन किलर्स? आपने एक रुख बताया, ख़वातीन खुद इस्तेमाल नहीं करती बल्कि उन्होंने अपनी जो बैग में गोलियां डाली होती हैं वो बांटती भी रहती हैं लोगों के, तुम भी खाओ तुम भी खाओ जी। तो एंड क्या है? एंड सबसे पहली बात यह है कि मैदे में जलन शुरू हो जाती है, आपका जो स्टमक की जो वॉल है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी, अल्सर होने शुरू हो जाएंगे, ये किडनीज़ पे इफ़ेक्ट होगा, जिगर पे इफ़ेक्ट होगा, इवन जो बॉडी वेट है वो अल्टर होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये दवाई, हर दवाई आप याद रखिए जो भी आप लेंगे उसके इफ़ेक्ट भी हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो हर चीज़ का बेजा इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह, उससे हमें ज़रूर बचना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारा जो पोस्चर है वो कितना डिपेंड करता है? अक्सर लोग जो बहुत देर तक ऑफिस वर्क करते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर के आगे जिन्होंने काम करना होता है, तो हम अक्सर अपने कंधे झुकाकर बैठ जाते हैं। तो ये पोस्चर कितना हमारी जो दर्दें पट्ठों पर, कंधों में, शोल्डर्स में निकल आती हैं, कमर में निकल आती हैं, कितना इस पर डिपेंड करता है? ये बहुत वाइटल आपने सवाल पूछा है। ये बात याद रखिएगा कि जो हमारा पोस्चर है यही हमारी दर्द की वजह है। इवन मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस ये करता हूँ कि बैठने से लेके सोने तक हर चीज़ का पोस्चर है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे बैठना कैसे है। जैसे हम एक रूल बताते हैं सबको कि ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। अगर आपकी कमर सीधी है तो आप चाहे 4 घंटे भी बैठे रहेंगे तो उसके दर्द होने के चांसेस कम है। लेकिन आप कर्व बना के बैठेंगे, कर्व बना के खड़े होंगे तो वो दर्द बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को कंधों में दर्द होती है, जिन लोगों को गर्दन में दर्द होती है, जो दोनों बाजुओं में जाती है, उनकी सबसे बड़ी वजह ये पोस्चर ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ लेटने की बात आपसे मैं कह रहा था। सोने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि मुझे किस लेवल का तकिया चाहिए, मुझे किस रुख सोना है। ये थोड़ी एहतियातें कर ली जाए तो हम पेन से बहुत हद तक बचा भी जा सकता है, दवाइयाँ कम की जा सकती हैं और अपने आप को बेहतर मेंटेन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये 24 घंटे हम एसी में रहते हैं, मुझे बड़े अच्छे से याद है। मैं कराची थी और मेरा ऑफिस वर्क भी 24 आवर्स वहाँ पर एसी था। फिर जहाँ पर मेरी रिहाइश थी वो भी सेंट्रली एयर कंडीशन था। तो जब 2 साल मैं मुसलसल उस एनवायरनमेंट में रही तो मेरे जिस्म में मुझे महसूस हुआ कि दर्दें निकलना शुरू हो गई हैं, जिस्म थकावट का शिकार हो गया। सो मैंने धूप में जाना और फिजिकल एक्टिविटी को फिर बढ़ाना शुरू किया। और अगर आजकल देखा जाए तो बड़ा कॉमन है, हम एसी के बगैर बिल्कुल ट्रेवल नहीं करते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं। तो ये कितना डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा होता है हमारे जिस्म को? हमारे जिस्म को हर चीज़ की ज़रूरत है। पानी की भी ज़रूरत है और अच्छी डाइट की भी ज़रूरत है। और बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म को विटामिन डी की भी ज़रूरत है, जिस्म को धूप की भी ज़रूरत है, जिस्म को फ्रेश एयर की भी ज़रूरत है। ये जब आप ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे तो ये इन दी एंड ये दर्दों में ही निकलेंगी और उसके बंदा फिर दवाइयाँ खानी शुरू कर देता है। और एंड यही है कि फिर आपकी दर्दें कंट्रोल में नहीं रहती है। मशवरा मेरा सबको यही होगा कि आप ज़रूर घर से निकलें, थोड़ी सी वॉक करें, अपनी धूप का ज़रूर कंटेंट लें और अपने पानी की मकदार ठीक रखें, तब आपकी दर्दें बेहतरीन हो सकती हैं और वो दर्द को आराम भी आ सकता है। और ये मुस्तकिल चीज़ होगी, बार बार दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, ये जो मोहरों के मसाइल हो जाते हैं या जो डिस्क डिसलोकेट हो जाती है, अक्सर मैंने के जवानों को कुछ चोट लगने से, गिर जाने की वजह से, जिम जाने की वजह से कोई ऐसी पेन निकल आती है, ये क्या रिवर्स हो सकती है या ये एक मुश्किल अमल है अगर इसका टाइमली इलाज ना किया जाए? इसमें 2 चीज़ें हैं। जो लोग जिम जाते हैं उनको मेरा सबसे मशवरा यही होगा कि वो जाके सबसे पहले वार्म अप करें। जाते सार कोई एक्सरसाइज शुरू ना करें। जब तक आप वार्म अप नहीं करेंगे आपके मसल टोन अप नहीं होंगे तो उसमें दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, जहाँ तक डिस्क की बात है, डिस्क में पहले होता है कि आपकी टांगों में दर्द जाती है, टांग सुन होना शुरू हो जाती है और ये रिवर्सिबल है। पहले होता ये था कि हम इसकी सर्जरी किया करते थे, लेकिन अब हमारे पास ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए, बगैर कोई टांका लगाए 5 मिनट के प्रोसीजर्स करते हैं और आधे घंटे बाद पेशेंट अपने घर चला जाता है और अगले दिन वो अपने ऑफिस भी जा सकता है। सो ये सब अब ट्रीटेबल है और ये कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह कि इसको एहतियात किया जाए ताकि ये नौबत ही ना है कि आपकी डिस्क में बल्ज करे या वो पेन करे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमने लोगों को देखा है हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा ही आर्टिफिशियल सा हो चुका है, नेचर से बिल्कुल परे हट चुके हैं, हम दूर हो चुके हैं। रात भर जागना, दिन भर सोना और फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, अच्छे खाने का ना होना, फ्रोजन फूड हम लोग खा रहे होते हैं। ऐसे में अगर हमारा स्लीप टाइम पूरा नहीं हो पा रहा तो बॉडी कितना कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ये बात मैं समझती हूँ कि करना बहुत ज़रूरी है। स्लीप जो है ना अल्लाह ताला ने बनाई है बॉडी रिपेयर करने के लिए। इवन आप ये देखें कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और वो लोग जो डाइट करते हैं उनकी जो वेट रिडक्शन है और एक्सरसाइज के अंदर मसल बिल्डिंग है वो सारी की सारी ड्यूरिंग स्लीप हो रही होती है। जब आप सोते नहीं हैं और अपने सोने के साइकिल को डिस्टर्ब कर लेते हैं तो ना वेट लॉस प्रॉपर हो सकता है इवन जितनी मर्जी डाइट कर लें, और ना वेट गेन या मसल मास गेन हो सकता है जब तक आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें। सो सोना हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए
बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़रूरी बात टाइम पे सोना है। ये जो अल्लाह ने हमारे एक रिदम बनाया हुआ है, ये रात और दिन इसीलिए बनाए हुए हैं ताकि आपका जो डिस्टर्बिंग टाइम है वो दिन वाला टाइम है जब आपने काम करना है, लेकिन जो रिपेयर वर्क हो रहा होता है वो सारा रात को हो रहा होता है। ये एक नेचुरल रिदम है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो फिर उसका फ़ायदा उतना नहीं होगा। लिहाजा डाइट के साथ साथ जो प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर टाइम पे स्लीप ये बहुत ज़रूरी है और इसको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ, हम अक्सर कहते हैं ना, शिकायत खवातीन बात करते हुए दिखाई देती है, बड़ी वीकनेस हो गई है, बड़ी वीकनेस हो गई है, खाना पीना तो ठीक है लेकिन फिर भी बड़ी कमजोरी हो गई है। ये कमजोरी, ये वीकनेस आखिर किस वजह से होती है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? सबसे पहली बात जो डेफिशिएंसी है वो तो हमारी प्रॉपर डाइट की है। अच्छी डाइट में और महंगी डाइट में और प्रॉपर डाइट में बहुत फ़र्क है। अब हमारे जो बच्चे बर्गर खाते हैं, एक बर्गर के अंदर 1200 कैलोरीज होती हैं, ये कोई अच्छी डाइट तो नहीं है। अब उस 100 कैलोरी को बर्न करने के लिए अगर आप एक चक्कर किसी स्टेडियम का लगाएं तो मुश्किल से 100 कैलोरीज बर्न होती हैं। आप ये सोचें कि एक बर्गर आपको तकरीबन 1200 कैलोरीज दे देता है, तो वो हज़म कैसे होगी? इसी तरह हम में से कितने लोग हैं, मैं अपने तमाम मरीज़ों से सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और आप यकीन करेंगे 100 में से मुश्किल से 3 लोग होते हैं जो ये कहेंगे कि जी हम रेगुलर जिम जाते हैं या रेगुलर वॉक करते हैं। तो ये जो मसल स्ट्रेंथ ही नहीं है तो फिर दर्दें होंगी। प्लस जब हम बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाइटामिन हैं वो नहीं मिलते, विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। अल्टीमेटली ये ना सिर्फ आप याद रखिएगा ना ये दर्दें करती है बल्कि ये डिप्रेशन भी करती है, बल्कि एंग्जाइटी भी करती है, और फिर ये जो हमारी एंगर मैनेजमेंट आ जाती है वो भी इसमें आ जाती है कि बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मुझे है क्या और मुझे करना क्या चाहिए। तो बेस लाइन सारी प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब, हमारे जो बच्चे हैं आजकल, जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया कि जंक फूड खाते हैं और बर्गर्स खाते हैं और एक बर्गर में 1200 कैलोरीज का आपने जिक्र किया, तो अक्सर बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों के लाड में भी हम कह सकते हैं, या शायद कोई लाइफस्टाइल ही इस तरह से हो चुका है कि बच्चे टोटली जंक फूड पर हैं, बर्गर्स पिज़्ज़ास खा रहे हैं, घर का खाना नहीं खाते। ऐसे में बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। अगर बच्चों में मोटापा आ जाएगा दैट मीन कि अब बीमारियां भी साथ साथ आएंगी। तो किस तरह से बच्चों में ओबेसिटी या ये जो मोटापा है हम इसको कम कर सकते हैं? हमने अपने प्रैक्टिकली देखा ये कि बच्चों में ओबेसिटी कम करने के लिए सबसे पहले आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर मैं खुद वॉक पे नहीं जाऊंगा, अगर मैं खुद एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं अपने बच्चे को कैसे कह सकता हूँ? और हमारे बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि जो बर्गर और सैंडविच आपने घर से बाहर खाने हैं, अगर वही घर के अंदर भी बना लिए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा हाइजेनिकली बेहतर होते हैं। और हम सबको खुद, हम असल में आसानी है ना, अब आप बच्चे को एक तरफ लगा दिया उसने अपने बर्गर, अब तो मंगा लेते हैं लोग, अपने घरों में आ जाते हैं, वो खा लिया, आपकी जान छूट गई। लेकिन इन दी एंड वो जो ओबेसिटी है, हमारे पास बेशुमार बच्चे आते हैं जिनको अर्ली डायबिटीज़ है उस छोटी उम्र में, वो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये जो ओबेसिटी है, एक एंड पे बच्चा अपनी ज़िद छोड़ देता है और वो ओबेसिटी ख़त्म ही नहीं होती। सो डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये वीकनेस, कमजोरी को दूर करने में ये कई तौर पर मददगार साबित होता है? एक हद तक। जो प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, जो दूध पी सकते हैं, जो फल खा सकते हैं, जो चपाती ले सकते हैं, जो बाकी खाने घर के खा सकते हैं, उनको मल्टीविटामिन की बेतहाशा की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको ज़रूरत होती है विटामिन की जो किसी वजह से ये चीज़ें ले नहीं सकते, और आप एक हद से ज़्यादा विटामिन लेंगे तो वो ज़ाया चले जाएंगे, उनका बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हमारी सेहत और फिटनेस के हवाले से बहुत सारी टिप्स आपने हमारे साथ शेयर की। दर्दें क्यों होती हैं? तो जनाब अपने जिस्म का ख्याल रखने, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत जो है वो हज़ार नेमत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल एक अफसोसनाक खबर पूरे मीडिया पर, चैनल्स पर चलती रही, आज अखबारों में भी आई, नशर हुई, आपने यकीनी तौर पर देखी होगी। कराची में जो डिपार्टमेंटल स्टोर पर आग लगने का जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और अब इतलात आ रही है कि स्टोर का एक मुलाजिम भी जाम बहक हो गया है। बात करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्यों इतना वक्त गुजरने के बाद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। शफकत अजीज हमारे न्यूज रिपोर्टर इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शफकत, क्यों इतना वक्त गुजर गया, अब काबू पर नहीं पाया जा सका अभी तक, क्या वजह है?
नबिया, ये 15 मंजिला इमारत है और 25 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस आग को लगे हुए है, लेकिन अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो बुनियादी वजह अब तक जो सामने आई है की, तो बताया जा रहा है कि इसकी बेसमेंट में जब आग लगी तो वो गोदाम था और सामान से ये जगह जो है वो भरी हुई। ठीक है, शफकत अजीज मौजूद हैं इस वक्त जाए वक़्वा पर, उनसे डिटेल्स पूरे वाक़े की ज़रूर लेंगे। 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, 15 मंजिला ये इमारत है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। जी शफकत अजीज, आप पूरी बात अपनी कीजिएगा। जी, जैसे मैं बता रहा था कि इस इमारत की जो बेसमेंट थी, होना तो चाहिए था कि ये बेसमेंट जो है इमारतों की वहाँ पर जो है वो पार्किंग होती है, लेकिन ये जो बेसमेंट थी यहाँ पर गोदाम बनाया हुआ था और बड़ी मिकदार में जो सामान था यहाँ पर जखीरा किया हुआ था और वहीं आग लगी और आग के लगने के बाद जो है फौरी तौर पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। उसकी वजह जो इसमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो आग को बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 25 घंटे ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो अभी भी जो आग जो है वो बेसमेंट से अब ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुकी है। ये फायर जो ब्रिगेड के जो काम है उनकी अच्छी कोशिश है कि इस आग को फैलने से जो है वो रोक दिया गया है। तमाम जो 15 मंजिल इमारत है, तकरीबन इसमें 200 के करीब फ्लैट्स है, तमाम यहाँ के मकीनों को जो है वो यहाँ से खाली करा लिया गया। आसपास जो इमारतें थी 2-3 उनको भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस बिल्डिंग का कमज़ोर हो रहा है और किसी वक्त भी जो इमारत गिरने के भी खदशात मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद और लोगों को जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। 15 से ज़ायद जो फायर ब्रिगेड्स हैं की गाड़ियाँ हैं वो इस आग को बुझाने में जो है वो काम कर रही हैं। वाटर बॉक्सर जो है ये बार बार आ रहे हैं यहाँ पर जो है वो आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं और जैसे ही खाली होता है तो दूसरा बॉक्सर आ जाता है और इस पूरी कोशिश में जो फायर ब्रिगेड हुकाम है, जिनमें नेवी के फायर ब्रिगेड के हुकाम भी हैं, वो भी शामिल है, एहलकार शामिल है। आग लगने की वजह बताइएगा। एक तो हमारे नाज़रीन को कितना माली नुकसान हुआ है ये भी बताइएगा। मुझे तो अब तक जो सामने वजह ये आग लगने की वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि सुबह जैसे ही जो लोग यहाँ पर काम के लिए आए तो यहाँ पर गलत आग लगी हुई थी। जब आग लगी तो यहाँ पर कोई शख्स मौजूद गोदाम में नहीं था, ऊपर के फ्लोर पे था, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो नौजवान था, तालिब इल्म था, वो जहाँ भाग हुआ जो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बंद था, वो फंस गया और धुआं भरने की वजह से उसका इंतकाल हो गया और उसके साथ 3 लोग जो है उनकी जो है वो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसके बाद उन्हें करीबी अस्पताल किया जहाँ पर जो है वो उनकी हालत खतरे से बाहर है। तो आग जो महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही है कि वो शॉर्ट सर्किट से लगी और नुकसान कितना हुआ अभी कुछ कहा नहीं सकता। जब तक मुकम्मल आग पर काबू नहीं पाया जा सकता तब तक ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसमें कितना नुकसान हुआ। लेकिन मैं आपको ये जरूर पता चलूँ नबिया कि यहाँ पर तमाम जो हाउस होल्ड का सामान है वो यहाँ मौजूद था, कुकिंग ऑयल मौजूद था, क्रॉकरी थी, बर्तन थे, कपड़े थे, जूते थे, परफ्यूम थे, बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा इस डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद था। और बताया जा रहा है कि जब ये गोदाम में जब आग लगी तो तमाम ये सामान जो है वो वहाँ पर मौजूद था और ऊपर 2 फ्लोर जो है इस डिपार्टमेंटल स्टोर के पास है, उसमें भी कितना सामान जल चुका है उसका अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ। जब तक मुकम्मल आग बुझ नहीं पाएगी तब तक जो है वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और अभी भी फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग चूँकि अभी कंट्रोल में है, लेकिन इसको मुकम्मल ठंडा होने में कुली का जो अमल जारी है उसमें भी मज़ीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद ये टीमें अंदर जाएंगी और उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, हद में अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि ये आग किस तरह लगी और क्यों लगी। जी अच्छा, कितने दर्जे की आग लगी है? इसकी शिद्दत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी। किस दर्जे की आग लगी है? ये 3रे दर्जे की कल ही डिक्लेयर कर दी थी यहाँ पर जिला इंतजामिया ने, जब शहर भर की फायर टेंडर को यहाँ पर तलब किया था तो उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि 3रे दर्जे की आग है। तो उसके बाद ही जो है वो तमाम जो करीब जो वाटर हाइड्रेंट है वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और वहाँ से वाटर बॉक्सर जो है वो यहाँ आकर पानी जो है वो इन फायर ब्रिगेड हुकाम को दे रहे थे। और अभी तक बताया जा रहा है कि 3रे दर्जे की आग की शिद्दत जो है वो बरकरार है, लेकिन फायर ब्रिगेड का कहना है कि अब ये आग जो है वो कंट्रोल में रहे और सिर्फ कूलिंग का अमल जारी है। लेकिन धुएं की शिद्दत से अंदाज़ा होता है कि कहीं कहीं जो अंदर अभी सामान मौजूद है और उसमें आग मौजूद है और जब तक ये आग नहीं बुझती है उस वक्त तक ये कहना कम वक्त होगा कि अंदर कितना सामान जल चुका है। जी अच्छा, अब क्या कह रहे हैं फायर ब्रिगेड के जो हुकाम, जो अमला यहाँ पर मौजूद है, कितना वक्त मजीद लगेगा?
25 घंटे तो गुजर चुके हैं, आग बुझाने के अमल को अभी तक काबू मुकम्मल तौर पर नहीं पाया गया, मजीद कितना वक्त दरकार है? फायर ब्रिगेड हुकाम से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मजीद 2 से 3 घंटे दरकार है। आग इस वक्त जो है वो काबू में है और कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। जब तक ये कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ पर इस आग पर पानी डालते रहेंगे। जो आग की शिद्दत थी वो अब जो है वो बताया जा रहा है कि कम हो गई है, लेकिन मुकम्मल आग को बुझने में और कूलिंग का अमल जारी जो शुरू होगा उसमें मजीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद हकीकत तक बताया जा सकेगा कि ये आग जो है वो किस तरह लगी थी। इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं कि आग जो है वो उसको बढ़ने से रोका जाए। जो करीब इमारतें हैं, जो रहायशी इमारतें हैं, उन तक ये आग जो है वो ना पहुंच पाए। करीबी वाक़या सेंट्रल जेल भी है, इर्द गिर्द जो है वो दफातर हैं, रिहायशी इमारतें भी हैं इसके साथ साथ, जिन्हें जो है खाली करा लिया गया है इस वक्त। जी अच्छा, अब हम देख सकते हैं शफकत आपके पीछे बहुत ज़्यादा पानी भी हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि आग पर बर वक्त काबू पा लिया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक वो कोशिश नाकाम दिखाई दे रही है। अब कुछ थोड़ा सा मंजर मैं चाहूँगी अगर आपका कैमरामैन थोड़ा सा और दिखा सके हमारे नाजरीन के लिए। जी बिल्कुल, मेरा कैमरा अगर मुहिद्दीन आपको दिखा सके तो ये कॉर्नर की बिल्डिंग है, तकरीबन 2500 गज इसकी ये जगह है और इसके पूरे फ्लोर पर जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है। ग्राउंड पे जो है इसका बेसमेंट पे जो है वो इसकी जो है बताया जा रहा है गोदाम है, जबकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पर लोग रोज़मर्रा की अशिया की खरीदारी करते हैं। कॉर्नर की बिल्डिंग है, ये रास्ता जो है वो कश्मीर रोड की तरफ जाता है और यहाँ से ये जो रास्ता आ रहा है ये तारिक रोड की तरफ से आता है। तो इस वक्त इस सड़क को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया है। सिर्फ फायर ब्रिगेड हुकाम, पुलिस हुकाम या पानी के टैंकर जो है वो इस सड़क से गुजर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये 15 मंजिल इमारत अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो तमाम पर जो है वो ऊपर रिहायशी इमारतें हैं, रिहायशी फ्लैट है। इसके करीब जो इमारत है उसमें भी जो है वो रिहायशी इमारतें हैं, नीचे दफातर हैं। तो इन दोनों इमारतों से तमाम लोगों को जो है वो खाली करा लिया है। जैसी आग बुझेगी तो उसके बाद ज़िले इंतजामिया की टीम यहाँ पर आएगी जो इस इमारत का सर्वे करेगी और ये डिक्लेयर करेगी कि आया कि ये इमारत जो है वो मखदूश है या नहीं, या रिहायशी काबिल है या नहीं। ये फैसला तब तक होगा जब तक आग बुझ नहीं पाएगी। इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर आग बुझे तो उसके बाद एक तो नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि नुकसान कितना, और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये इमारत अब रिहायशी काबिल है भी या नहीं। तो इसी डर से जो है यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस मौजूद है, जो यहाँ के जो जमा वाले लोग हैं वो उनको पीछे करिए, खुदा न खास्ता अगर इमारत गिरती है तो नुकसान कम से कम हो सके। जी, अब यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला हम देख सकते हैं, शफकत आपके पीछे मौजूद है, बात हो सकती है किसी से अगर आप बात करने की कोशिश करें, क्या कहते हैं, क्या दुश्वारियां सामने? जी जी, हमारी बात हुई है फायर ब्रिगेड हुकाम से, हम थोड़े से करीब गए थे कि हमें पुलिस ने जाने से करीब रोक दिया क्योंकि वो अपना काम करें, क्योंकि इमारत भी मखदूश है। तो उनका कहना है कि इस इमारत में खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई दीवारें तोड़कर जो है वो पानी बेसमेंट तक पहुँचाया गया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी मुश्किल हुई है इन फायर ब्रिगेड हुकाम को, जो एहलकार है, क्योंकि दीवारें तोड़कर जब आग को बुझाने की कोशिश की जाती है तो नुकसान का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिल्कुल ये तीनों तरफ से बंद थी ये इमारत, जो गोदाम था नीचे, और वहाँ पर सिर्फ फ्रंट से जो है वो आने और जाने का रास्ता था। बाकी जो 3 अतराफ थे वो मुकम्मल तौर पर बंद किए थे ताकि कोई और शख्स यहाँ से कुछ चीज़ें चोरी ना कर ले। इस वजह से इन्होंने इस बेसमेंट को मुकम्मल पैक रखा था, जिसके बाद नुकसान वहाँ ज़्यादा हुआ क्योंकि फायर ब्रिगेड का वक्त पर तो पहुँच गए, लेकिन पानी पहुँचाने में उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो खिड़की कोई नहीं थी। उसके बाद फिर दीवारें तोड़कर जो है कुछ सामान भी निकाला गया। फायर ब्रिगेड के अलावा पाक बहरिया और रेंजर्स भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। जी बिल्कुल, पाक बहरिया के 4 फायर टेंडर जो है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि रेंजर्स हुकाम ने जो है यहाँ पर सिक्योरिटी संभाली हुई है ताकि कोई गैर मुतल्लका शख्स जो है वो बहुत शुक्रिया। कराची की जेल चौरंगी पर डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगे 24 घंटे गुजर चुके हैं, फिलहाल काबू नहीं पाया गया है। कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड का अमला, और जहाँ पर मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए।
जा सके, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं। आग तीसरे दर्जे की यहाँ पर लगी हुई मालूम होती है, वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है। बहरहाल यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात नए प्रोग्राम और नए सेगमेंट्स के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।